हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज जो बच्चे हाई स्कूल 2022 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा, उनके लिए हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 विज्ञान का मॉडल पेपर लाए हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्री बोर्ड में किस टाइप का प्रश्न आता है, कहाँ से आता है, कैसा, कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है आपके सामने पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 विषय विज्ञान है। कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का। ठीक है, और इसके जो मार्क हो 70 मार्क के, 30 मार्क के तो आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, नोट दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, तो आपको पता है विज्ञान के 3 खंड होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो हम पहले इस पेपर में पहला खंड करते हैं भौतिक विज्ञान से जो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 4 दिए हैं, 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है न्यूटन नहीं है। ध्यान, तो पहले हम जानते हैं क्या क्या मात्रक है। ठीक है, तो मात्रक है इसका न्यूटन एम्पियर मीटर -1 ये है इसका मात्रक, ये भी सही है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ भी -2 होना चाहिए। ठीक है, ये है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब स है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यहाँ -1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ख में ख है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही ओम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो सही जवाब है बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस अनंत होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, तो इसका सही जवाब है अनंत। अगला प्रश्न है 2 नंबर, इसमें भी इसका है, सभी खंड हल कीजिए। ठीक है, क ख इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, 2-2 नंबर के, 6 नंबर के हैं। ठीक है, पहला इसमें प्रश्न है, तारे रात्रि में क्यों टिमटिमाते हैं? रात्रि के तारे क्यों टिमटिमाते हैं? 2 नंबर का है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं ना। ठीक, पढ़ा गया है, इसके बारे में 2 नंबर ज़्यादा नहीं, 2 लाइन, 2 से 2.5 लाइन लिखना है। ठीक है, फिर उसके आगे ख प्रश्न है, फ्लेमिंग के मतलब बाएं हाथ का नियम बताइए। तो फ्लेमिंग ने बाएं और दाएं हाथ के दोनों नियम दिए थे। तो बाएं और दाएं में क्या डिफरेंस है? बाएं में आपको जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और फिर तर्जनी या मध्यमा जो रहती है, तर्जनी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, फिर ग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र है F = IBL sin थीटा, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है क्या है, चालक पर लगने वाला बल है, I विद्युत धारा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, L चालक के तार की लंबाई, जो चालक के तार होता है उसके L उससे प्रदर्शित करते हैं। साइन थीटा है, थीटा के समतल है, कितने अंश का कोण है, इस पर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये सिद्ध करना रहता है, 2 नंबर में है। अगला प्रश्न नंबर 3, सभी खंड हल कीजिए। क ख इसमें भी दिया है। ठीक है, अब ख में 2 प्रश्न अथवा मतलब कोई एक करना है। तो पहला प्रश्न चलिए क का देख लेते हैं, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। तो स्नेल के अपवर्तन बताए थे ना, जब एक वर्णी प्रकाश के लेंगे आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम ही, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। ठीक है, अब इसी में जोड़ा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इस कथन से क्या अभिप्राय है कि जो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल
प्रकाश में की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुनी होती है। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है कि हीरे की प्रकाश में चाल तथा निर्वात में चाल की 1/2.42 होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4 नंबर में इतना आपको लिखना है। 2 प्रश्न हो गए इसमें। खंड ख दिया, इस लेंस की सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का निगमन कीजिए। ये भी बताया क्लास में। f क्या है, फोकस दूरी क्या है, v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, इसका निगमन कीजिए। अथवा अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो ये वाला आपको नहीं करना है, तो निगमन से ज़्यादा ही न्यूमेरिकल है। मेरा मानना है कि आप ये वाला प्रश्न अटेंड करेंगे तो ज़्यादा आपको 4 में 4 पूरा नंबर मिलेंगे। इसमें क्या करें, तीनों प्रतियों R1 इसको R2 R3 करके जोड़ के किस क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा, उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें भी सभी खंड हल कीजिए। ये 7 नंबर का है। ठीक है, बताया था आपको कि विस्तृत जो प्रश्न 7 नंबर में आता है। तो विद्युत मोटर भी पढ़ाया जा चुका है। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो अथवा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए, विद्युत मोटर अगर आप ये वाला प्रश्न करेंगे तो आपको ये नहीं करना। अभी जनित्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अगर आप इसमें क्या जनित्र का सचित्र वर्णन करेंगे तो इसमें दोनों समझाने पड़ेंगे। तो देखिए, विद्युत मोटर क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा में, और जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सचित्र वर्णन सब वैसे ही होगा, बस इसमें क्या हो जाएंगे, सर्पी वलय हो जाएगा, इसमें विभक्त वलय होगा। ठीक है, पूरा संरचना सहित इसका पहले आप सिद्धांत क्या होता है, फिर सिद्धांत बताएंगे, फिर उसकी संरचना बताएंगे, फिर कार्यविधि बताएंगे, फिर उसको उपयोग बताएंगे, तब 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के करना है। अगला खंड ख है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न है वही बहुविकल्पी टाइप के, 4 ऑप्शन 3 नंबर के हैं, एक नंबर के एक प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान है तो इसका सही जवाब है 7 से कम। 7 से अधिक होता तो क्षारीय हो जाता, 7 तो उदासीन होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब 7 से कम। दूसरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो H2 हाइड्रोजन की कितनी संख्या होती है, 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरेनियम है क्षार धातु है कि अधातु है कि गैस है, क्या है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा छठवां, क निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। 2 नंबर, एक नंबर के 2 नंबर। तो अभी हम बताएंगे, आपको नीचे लिख के बताएंगे इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है, ख कैलामिन से जिंक कैसे अलग करेंगे, जिंक का निष्कर्ष कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण सहित बताइए। ठीक है, तो हमने आपको बताए थे ये भर्जन, निष्पादन, सांद्रीकरण, मतलब धातुओं से अशुद्धि को कैसे अलग करेंगे, इसीलिए पूछा है कि कैलामिन का सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 होता है। ठीक है, ये उस कैलामाइन का सूत्र होता है। इसको जब कैलामाइन को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे हमारा जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है और हमारा जिंक अलग हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, निष्पादन कहेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, कैलामाइन का सूत्र लिख लेंगे ZnCO3, फिर उसको गर्म कर देंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका जिंक अलग हो जाएगा। इस विधि को क्या कहेंगे, निष्पादन विधि के द्वारा हम इसको अलग कर लेंगे। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है। जो मेंडलीव की आवर्त नियम था उन्हीं का ये आधुनिक आवर्त नियम हो गया, क्योंकि इसमें क्या किया था उन्होंने, उसमें क्या मेंडलीव के आवर्त नियम में क्या था, परमाणु भार को लिया था, और आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक का लिया था। तो आधुनिक आवर्त का नियम क्या होता है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, और लिथियम मैग्नीशियम तो विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। पहले आवर्त के दूसरे तत्व तथा दूसरे आवर्त के तीसरे तत्व के साथ जो संबंध प्रदर्शित करता है उसे क्या कहेंगे, विकर्ण संबंध कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ख
बेकिंग सोडा की 2 विधियाँ रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ये भी बताया जा चुका है, बेकिंग सोडा, विरंजक चूड़, कपड़े धोने का सोडा, कोई एक आता ही है। ठीक है, विरंजक चूड़ और बेकिंग सोडा में से कोई एक आता ही है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3। तो एक सोडियम क्लोराइड से क्रिया करवा के हम बना लेंगे और एक प्रयोगशाला विधि के द्वारा करके इसका समीकरण लिख लेंगे। ठीक है, अगला इसी में ग है, ये 1 नंबर का क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। एक जो विशेष समूह होता है वो क्रियात्मक समूह, आप लोग को पता है क्रियात्मक समूह हमेशा टिप्पणी लिखने के लिए आता है। अभी देख नीचे प्रश्न बना भी है, इसमें हमेशा कापर के 2 एक्स का नाम, ये भी बताया, कापर पैराइट और कापर ग्लास, ये कापर के 2 अयस्क है। पहला मान लीजिए कापर पैराइट, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है CuFeS2 और कापर ग्लास Cu2S हो जाएगा। ये 2 हमेशा कापर के पूछता है और एल्युमिनियम के भी अयस्क का नाम पूछते हैं बॉक्साइड। ठीक है, अगला है 8वां प्रश्न है, निम्न पे टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, कार्बन की सूचकता, साबुनीकरण, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। सजातीय श्रेणी क्या होती है, जब समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को उनके अणु भार के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी। ठीक है, कार्बन की तो आपको पता है, कार्बन जो चतुष्फलकी ही है। साबुनीकरण, ये भी सोडियम एसीटेट का किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवा के साबुनीकरण पर भी टिप्पणी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना, जब मेथेन का जलाएंगे, एथिल एल्कोहल को एसीटेट से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी क्या कराते हैं। तो इसके बारे में भी हम रासायनिक सूत्र के द्वारा आपको नीचे बताएंगे। ठीक है, ये कितने 2, 2, 4, 2, 6, 7 नंबर का है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है खंड ग, जीव विज्ञान का। ठीक है, 9वां प्रश्न कम में दिया है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कितने कोष्ठ होते हैं, 4। ठीक है, 2 आलिन 2 निलय, दायालिन बायालिन, दाया निलय बाया निलय, तो 4 कक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अगला है द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती। द्वार कोशिकाओं को रक्षा कोशिकाएं या गॉड सेल भी कहते हैं। ठीक है, रंध्र में पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो होता है रंध्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है। ये तो जीवाश्म नहीं, पवन, सौर, जल, कोयला। जीवाश्म पता है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो दबे दलदली स्थान में पाए जाते हैं, तो ये हमारा कोयला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी में कौन आएंगे, पौधे आएंगे, जो अपना भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण के क्या आगे कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत होती है, जल भी और सूर्य की प्रकाश भी। तो इसका सही जवाब होगा सभी। ठीक है, अगला है धमनी और सिरा में अंतर बताना। ये हमेशा 12वें बच्चे ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, धमनी और सिरा में अंतर। कई बार का अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। ठीक है, क्या बता सकते हैं इसमें, धमनी और सिरा में अंतर आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। अभी हमने बताया कि स्वपोषी पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 हो जाए और ऊर्जा कुछ निकल जाएगी। ठीक है, अगला है नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। इसको भी आप कर सकते हैं, अभी जैसे जीवाश्म ईंधन के बारे में बताए थे। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है 11, एक लिंगी तथा 2 लिंगी जीवों की व्याख्या करिए तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। एक लिंगी क्या होते हैं, जीव जिनमें केवल एक लिंग नर और मादा अलग अलग हों। ठीक है, वे एक लिंगी जीव होते हैं। और द्विलिंगी जिसमें नर और मादा एक ही जीव में है। ठीक है, एक लिंगी जो होते हैं वो मनुष्य, स्तनधारी, मतलब उच्च श्रेणी के जंतुओं में होते हैं। द्विलिंगी कहते हैं निम्न श्रेणी के जंतुओं में होते हैं, जैसे केचुआ, प्लेनेरिया। ठीक है, इग्लिना। इनमें अलैंगिक जनन होता है, इनमें केवल लैंगिक जनन होता है। इसमें दोनों जो निम्न श्रेणी के जंतु उसमें दोनों हो सकते हैं, एक लिंगी में लैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। 2-2 उदाहरण पूछा है, तो स्तनधारी में मनुष्य आ जाएंगे, सरीसृप आएंगे, पक्षी आ जाएंगे। ठीक है,
और द्विलिंगी के क्या उदाहरण दे देंगे आप? केचुआ दे दीजिए, प्लेनेरिया दीजिए। ठीक है, चलिए अगला है प्रकृति में वन्य जीवों के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सामाजिक विज्ञान पर्यावरण से संबंधित है, बहुत है, इसे आप बना के भी लिख सकते हैं। हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बैलेंस करने के लिए वन तथा वन्य जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके बारे में वन का क्या महत्व है, वन न हो तो क्या, इस सब के बारे में लिख सकते हैं। 4 नंबर का है। अगर आप ये वाला प्रश्न करेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये वाला अटेंड कर लीजिएगा, ज़्यादा नंबर मिलने के चांस है। अगला पौधे में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, इसमें बताएं पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। तथा खनिज और भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, तो मुंज की एक परिकल्पना है, इनके द्वारा भी हम बता सकते हैं पौधे में जल और खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, इस 4 नंबर का अगर आप ये करते हैं तो ये नहीं करना आपको, ये भी आसान है। बिक मतलब किडनी का नामांकन चित्र बनाइए और उत्सर्जन की क्रिया विधि लिखिए। इसके बारे में भी आप बिक नेफ्रॉन, ये हमारे जो यूरिक अम्ल और हानिकारक अमोनिया युक्त जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने कौन करता है? शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? उत्सर्जन। ठीक है, इन्हें किडनी के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके नेफ्रॉन का चित्र बना देना। बिक की संरचना कैसी होती है? आपको पता है सेम के बीज के आकार होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, आप नेफ्रॉन की सहायता से इसको समझा सकते हैं। अगला है 12वां प्रश्न, प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को चित्र सहित समझाइए, अथवा आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम हैं, किन्हीं 2 नियमों का उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का भी आप बता सकते हैं, राइजोबियम जो होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा समझा तो नहीं, तो अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे, ये प्रश्न करने में ज़्यादा फायदा। आनुवंशिकता, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का फादर कहते हैं। ठीक है, उन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। ठीक है, इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था? मेंडल ने मटर के पौधे पे किया था। तो आप इन नियम को भी बता सकते हैं इजली से, 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम आपको जो प्रश्न बताया था 6 कि प्रोपेन 2 ऑल और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र बनाइए। प्रोपेन है तो 3 कार्बन होते हैं, ठीक, 3 कार्बन है, और 2 हाइड्रोक्सी उन्हें 2 प्रोपेनॉल, तो 1 2 3, 2 से जुड़ा OH, इसलिए प्रोपेन 2 ऑल हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 से हाइड्रोक्सी समझा, OH में क्या लगता है? ऑल लगता है, तो इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अगला है ट्रू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, देखिए इसमें प्रोपेन है तो 3 कार्बन है, 1 2 3, जो हाइड्रोक्सी है 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी हो गया। और इसमें कार्बोजिलिक समूह है, ये कौन सा समूह है? कार्बोजिलिक समूह है, इसमें ओइक लगता है, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेन 1 ओइक और 2 ऑल, इसका इससे भी नाम बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो हमारा था 8वां वाला, क्या होता है जब हम क्रिया कराते हैं? देखिए पहला प्रश्न है मेथेन का दहन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो हम दहन नहीं करा सकते, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। इसको ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, अब कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलेगा, वाष्प प्रकाश भी निकलेगा जब जलाएंगे, और उष्मा भी निकलेगी। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ समीकरण संतुलित आप कर सकते हैं। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ है, 2 ये आगे यहाँ हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 4, यहाँ 2 दूनी 4, हमारा ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, अगला है एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल ये हो गया C2H5OH, और यहाँ एसिटिक अम्ल तो हमने यहाँ एथेनोइक अम्ल लिया है। ठीक है, इसको हम क्रिया कराने सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? एथिल एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, ये तो मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, CH3 और पानी निकल जाएगा। अगला है एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हम यहाँ एथेनोइक अम्ल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम एथोनेट।
ठीक है, क्या बनेगा देखिए, जब एथेनोइक अम्ल है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए तो ये क्या बने, सोडियम एथेनोएट बन जाएगा। ठीक है, एथेनोएट और पानी निकल जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब कार्बन सबसे बैलेंस है, कार्बन यहाँ कितना है 3 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है। ठीक है, बैलेंस है। अब है अगला, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। हम एथेनॉल ले लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दिए, यहाँ गर्म कर दिए, ये गर्म करने का निशान बना लिए, तो हमारा क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन, यहाँ H है, हाइड्रोजन सल्फेट और पानी निकल गया। ठीक है, तो आप ये देखिए, पेपर को प्रैक्टिस करिए घर में बैठ के। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।